सभी को नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ा था विवाह के प्रकार। आगे हम उसी से स्टार्ट करेंगे प्रचलित स्वरूप। तो इसमें मैं आपको पढ़ के पूरा बताऊंगी और जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज प्रचलित स्वरूप। आज विवाह के स्वरूपों की स्थिति क्या है। या आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आज विवाह के प्रचलित स्वरूपों की स्थिति क्या है। भारत में एकल विवाह का स्वरूप अत्यधिक प्रचलित है। ये तो सबको पता होगा कि भारत में एकल विवाह ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फिर भी भारत के कई भागों में हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह का पता चला है। पुराने ज़माने में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह चलता था, परंतु अब पुरुष प्राय 2 पत्नियां रख लेते हैं और कानून की खामियों के कारण दंड से बच जाते हैं। पत्नी को उसके दूसरे विवाह का पता ही नहीं चलता, और यदि पता भी चलता है तो भी वह कानून अधिकार से अनभिज्ञ रहती है। उसे पता ही नहीं होता है कानून के बारे में इतना, और वह अपने भाग्य को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती है। पति पर उसकी सामाजिक और आर्थिक निर्भरता और पति के कार्यों की समाज द्वारा भर्त्सना न किया जाना आदि कारणों से पत्नी पति के दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि समाज में उसके पति को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे या ऐसी कोई बुराई ना हो, इस वजह से वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है और ये स्वीकार कर लेती है। मुसलमानों में पुरुष को न केवल 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, परंतु साथ में पुरुष को महिलाओं की अपेक्षा अधिक सुविधाएं भी दी गई हैं। मुस्लिम महिला दोबारा विवाह नहीं कर सकती जब तक उसका पहला पति जीवित हो या उसे पति द्वारा तलाक न दिया गया हो। अब हम पढ़ेंगे आगे इससे पति पत्नी चुनने की अनुमतियां या पद्धतियां। पति पत्नी के चयन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता अंतर्विवाह के नियमों की है। अंतर्विवाह में होता है जो अपने ही जाति में विवाह करें, जिनमें अनुलोम विवाह के नियम भी शामिल। अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें अपनी जाति से या अपने वंश से ऊंची जाति में करना। जैसे कोई यादव है या कोई भी छोटी जाति है, वो अपने से बड़ी जाति में करे शादी, तो ऐसे मानते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनना होता है। दूसरी विशेषता बहुविवाह प्रथा के नियमों की है, जो व्यक्ति को कुछ समूहों में विवाह करने से रोकते हैं। दोनों अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम मुख्यतः जाति और नातेदारी के ढांचे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जाति और नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं, इसके अंदर ही आते हैं, चाहे वो जाति में करे या नातेदारी में शादी करे, ये उसके परिवार पर निर्भर करता है। तीसरी प्रकार की विशेषता ये है कि भारत में अधिकतर विवाह माता पिता और बड़े बूढ़ों द्वारा तय किए जाते हैं। ये सभी को पता है कि अधिकतर विवाह जो होते हैं वो माता पिता और बड़े बूढ़ों द्वारा ही तय किए जाते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। अब अंतर्विवाह तथा अनुलोम विवाह के नियम। सर्वप्रथम यहाँ अंतर्विवाह के नियम की चर्चा होगी और उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि अनुलोम विवाह का नियम अंतर्विवाही नियमों के संदर्भ में क्रियान्वित होता है। अंतर्विवाह के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्विवाह के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस विशिष्ट अथवा निर्धारित समूह में ही विवाह करता है जिसका वह सदस्य है। ये समूह जाति, गोत्रीय, प्रजातीय अथवा निर्जातीय या धार्मिक समूह हो सकता है। भारत में धार्मिक और जातीय अंतर्विवाह के 2 सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं। हालांकि अंतर्धार्मिक विवाह को कानून द्वारा अनुमति मिली हुई है, मतलब जो अपनी जाति से अलग विवाह करता है उसको कानून द्वारा मान्यता तो दी गई है, फिर भी ये विवाह आमतौर पर लोकप्रिय नहीं है। भारत में असंख्य जातियां हैं जो अनेक उपजातियों में बटी हुई है, और ये उपजातियां आगे उपवर्गों में बटी हुई हैं, और इनमें से प्रत्येक उपवर्ग अर्थविवाही है, मतलब हर कोई अपनी ही
जाति अपने ही कुल में विवाह करता है, सीधी सिंपल बात। कई हिंदू उपजातियों के लिए अंतर्विवाह इकाई में बिल्कुल सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले नातेदारों के समूह की श्रेणियाँ आती हैं। कई हिंदू उपजाति जो होते हैं वो अंतर्विवाह ही को अपने लिए योग्य मानते हैं, अंतर्विवाह को ही करते हैं। क्षेत्रीय, जाति, वर्ग और धर्म के संदर्भ में अंतर्विवाह प्रथा के नियम का महत्व स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में कुछ संबंधियों के साथ विवाह करने को प्राथमिकता दी जाती है। मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में फुफेरे और मुमेरे भाई बहनों को वीरता दी जाती है। उत्तर भारत में ना तो चचेरे मौसेरे, मतलब इनमें शादी हो सकती है दक्षिण की तरफ, पर उत्तर भारत की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश की तरफ की बात की जाए, उत्तर भारत की बात की जाए, तो ना तो चचेरे मौसेरे और ना ही ममेरे फुफेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई बहन कहलाते हैं। दूसरी, उत्तर भारत में प्राय अपने गांव से बाहर अथवा 13 किलोमीटर की परिधि वाले गांव में शादी विवाह तय किए जाते हैं। उत्तर की बात की जा रही है कि कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी होती है, तब वह शादी विवाह तय किए जाते हैं दक्षिण की अपेक्षा। और आर्थिक संबंध कुछ क्षेत्रों में रह रहे कुछ नातेदारों को समूह तक सीमित होते हैं। विवाह के क्षेत्र को सीमित करने वाली स्थानांतरिक और सामाजिक सीमाएं प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती हैं कि जहाँ तक उनकी सामाजिक सीमाएं बैठती है वहाँ तक वह विवाह को आगे तक करते हैं। उसके बाद है अंतर्विवाह नियम गैर हिंदू वर्गों में भी लागू है, मतलब गैर हिंदू वर्ग जो हैं उनमें भी अंतर्विवाह नियम लागू है। मुसलमानों में सैयद, जिन्हें अभिजात वर्ग माना जाता है, कई अंतर्विवाह समूहों में बटे हुए हैं। कभी कभी ये अंतर्विवाह समूह इतना छोटा होता है कि इसमें व्यक्ति के माता पिता के बढ़े हुए परिवार ही निहित होते हैं। मुसलमानों में मुमेरे फुफेरे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे और चाचा के और मौसी के बच्चे, भाई बहनों के बीच विवाह करने की अनुमति है। वास्तव में पिता के भाई की पुत्री पसंदीदा पत्नी होती है। मुसलमानों में रक्त की शुद्धता की धारणा घनिष्ठ संबंधियों में, विशेषकर सहोदरों मतलब भाईचारों में या भाई बहनों में के बच्चों के बीच विवाह की वीरता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी प्रतीत होती है। मतलब भाई बहनों के बच्चों में शादी विवाह अक्सर हो जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर और पश्चिम भारत में कई मुस्लिम समूह दो भाइयों के बच्चों के बीच विवाह को अत्यधिक आवश्यक समझते हैं। भाइयों के बच्चे में विवाह संभव हो जाता है ज़्यादातर मामलों में। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो परिवार की संपत्ति को परिवार में ही रखने की इच्छा घनिष्ठ नातेदारी के विवाह का प्रमुख कारण रही है। परिवार की संपत्ति बाहर न जाए इसलिए विवाह भी ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं भाई के बच्चों में। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि निकट नातेदार के बीच विवाह सास और बहू के बीच झगड़ा कम करने में सहायक होता है और ये अंतर पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। ये तो झगड़े कम होंगे सास बहू की, और दूसरा संबंध भी जो पुराने संबंध है उससे और मजबूत होंगे। अब पढ़ेंगे अनुलोम विवाह, जो मैंने अभी बताया था, जिसमें ऊंची जाति में अपने से ऊंची जाति में विवाह करते हैं। तो अनुलोम विवाह के नियम के अनुसार पति का स्थान पत्नी के स्थान से सदैव ऊंचा होता है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वे अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जिनकी सामाजिक परिस्थिति से ऊंची हो, उनकी सामाजिक परिस्थिति से वो ऊंचे हों, ऐसे जगह पर विवाह ढूंढते हैं। ये एक नियम है जिसके द्वारा निम्न सामाजिक स्तर की लड़की और उच्च सामाजिक स्तर के लड़के के बीच उपजाति की सीमा में विवाह होना अपेक्षित है। मतलब सही नहीं होता कोई निम्न छोटी जाति की लड़की हो या बड़ी जाति का लड़का हो तो उसमें विवाह संभव नहीं होता, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। आमतौर पर ये देखा होता है कोई छोटी जाति की लड़की कोई बड़ी जाति की लड़के से नहीं शादी करती, पर अब के ज़माने में चेंज हो चुका है।
ये नियम विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने की अपेक्षा जाति और अथवा उपजाति के विभिन्न उपवर्गों में प्रचलित है। अनुलोम विवाही स्त्रीकरण की प्रवृत्ति प्राय सभी जातियों के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है और ये उपजातियाँ स्त्रीकृत तरीके से व्यवस्थित समूहों में बटी होती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह का नियम प्रत्येक अंतर्विवाह समूह की सीमाओं में ही कार्य करता है। हर जगह आप कहीं भी देखेंगे अनुलोम विवाह जिसमें अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर हर किसी भी वर्ग में देख लीजिएगा, विवाह अपने से उच्च जाति में ही सभी करने की कोशिश में होते हैं। उससे आगे करेंगे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार। अब इसमें प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाएगा कि अनुलोम विवाह के नियमों के तहत किसी भी लड़की को अपने से उच्च जाति या उपजाति के लड़के से विवाह करने की अनुमति है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि प्रतिलोम विवाह में लड़की का विवाह निम्न जाति उपजाति के लड़के से होता है, परंतु धर्म ग्रंथ प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं देता। मतलब विलोम का उल्टा प्रतिलोम मतलब होता है छोटी जाति के लड़के के साथ लड़की शादी नहीं कर सकती। उसके बाद है ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चतुवर्ण व्यवस्था में वर्गों के बीच अनुलोम विवाह की अनुमति थी, जबकि प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं थी। मतलब अनुलोम विवाह की प्रवृत्ति थी, इसका मतलब यही है कि पहले ऊंची जातियों में हमने शादी करनी है ये सब था, लेकिन छोटी जातियों में शादी करनी है इसके लिए भी बहुत कड़ा प्रबंध होता था कि ऐसा ना हो। अनुलोम विवाह का नियम भारत में राजपूतों और जाटों और गुजरात के अनविल ब्राह्मणों और पाटीदारों, बिहार के मैथिली ब्राह्मण, बंगाल के राड़ी ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश के कन्याकुब्ज तथा सरयूपारी ब्राह्मण में पाया जाता है। आप इतना याद कर लेना राजपूतों और जाटों के बारे में, गुजरात के अनविल के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा कोई दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं रख पाएगा कौन कौन से ब्राह्मण कैसे, शॉर्ट याद कर लेना। जैसे बिहार के मैथिली ब्राह्मण। उसके बाद करेंगे ये नियम केरल के नायरों क्षेत्रीयों अम्बवासी में भी पाया जाता है। केरल के नायरों में भी पाया जाता है। केरल के नायरों में क्षेत्रीय स्तर पर अनुलोम विवाह के संदर्भ में स्थानीय स्वरूप भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के राजपूतों में यह परंपरा थी कि विवाह में लड़कियां पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की किसी भी उपजाति में दी जाती थीं। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की किसी उपजाति में ही दी जाती थी। पश्चिम से पूर्व दिशा में लड़की का विवाह ठहराना अनुलोम विवाह के नियम के विरुद्ध माना जाता था, क्योंकि पश्चिम के राजपूतों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची समझी जाती थी। पश्चिम दिशा वाले राजपूत सदा ऊंचे माने गए थे। उन क्षेत्रों में जहां अनुलोम विवाह का नियम माना जाता है, गोत्र और वंश परंपराएं असमान उपस्थिति की होती हैं। शोधों द्वारा ये पता लगता है कि जाटों और राजपूतों में अनुलोम विवाह बालिका हत्या का प्रमुख कारण था। बालिका हत्या प्रमुख कारण ये था कि जो बड़ी ऊंची जाति की लड़कियां होती थी वो अपने बराबर या अपने ऊंची जाति के लड़कों के साथ विवाह कर सकती थी, पर निम्न जाति के साथ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो ऊंची जाति के लड़के होते थे वो निम्न जाति की छोटी जाति की लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे होते थे जो प्रेम विवाह कर लेते थे छोटी जातियों से। इसलिए जो बड़ी जाति की लड़कियां होती थी उनका विवाह रह जाता था और इस तरह बालिका अपने ही परिवार के लोग उनकी हत्या कर देते थे। तभी ये है कि अनुलोम विवाह बालिका हत्या का प्रमुख कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबसे ऊंचे समूह की लड़कियों के पास विवाह का कोई विकल्प नहीं था। उच्च जाति के लड़के निम्न जाति की लड़कियों से विवाह कर सकते थे, जबकि लड़कियां अपने से ऊपर अथवा अपने बराबर की जाति के लड़कों से ही विवाह कर सकती थीं। प्राय उच्चतम जाति की सारी लड़कियों के लिए उनकी ही जाति में बहुत कम लड़के उपलब्ध होने की स्थिति में बालिका हत्या एक निदान बन जाता था। अनुलोम विवाही समुदाय में दहेज की मांग आमतौर पर अधिक रही है। कोई भी अभी भी अगर ऐसा होता है, अगर तुम उच्च जाति में शादी करोगे तो दहेज भी उतने ही लोग मांगते हैं। तो वही ये अनुलोम विवाही समुदाय में इस दहेज की मांग आमतौर पर अधिक रही। बंगाल की कुलीन उपजाति के पुरुष राड़ी ब्राह्मण जाति के एक साथ प्राय कई औरतों से विवाह कर लेते थे, क्योंकि काफ़ी धनवान होते थे ये, इसलिए। और
साथ ही बहुत सारा दहेज भी मांगते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सबसे ऊंची उपजाति का दर्जा प्राप्त था। उन्हें सबसे ऊंची जाति का दर्जा प्राप्त था और इस समूह की महिलाओं को उसी समूह में विवाह करना पड़ता था कि अगर यादव जाति के हैं तो उनको यादव जाति में करना होगा। तो ऐसे ही इनके जो बड़े बड़े पहले समूह जाति थी इनमें यही था कि अंतर विवाह होगा और उसी जाति में होगा, तो इसलिए दहेज भी काफ़ी देना पड़ जाता था। अब हम पढ़ेंगे बहिर्विवाह। बहिर्विवाह बिल्कुल अंतर्विवाह के बिल्कुल उल्टा है। इसमें अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता है। चलो पढ़ते हैं आगे। बहिर्विवाह के नियम अंतर्विवाह के नियम के ही पूरक हैं। इन नियमों के अनुसार कुछ समूहों के सदस्यों के बीच विवाह निषेध है, कुछ समूह के बीच विवाह नहीं हो सकते। ये निषेध कहीं कहीं इतना संकीर्ण है कि इसमें केवल प्रथम परिवार के सदस्य निहित होते हैं। कहीं कहीं ये इतना व्यापक होता है कि इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिनके साथ वंशावली में नातेदारी का संबंध होता है। जो एक ही वंशावली के होते हैं और उनमें नातेदारी का संबंध भी होता है। कई समूहों में नातेदारी के कुछ संबंधों वाले व्यक्तियों के बीच निषेध यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार कहलाता है। प्राय सभी समूहों में भाई और बहन में विवाह और यौन संबंधों को व्यभिचार अवैध माना जाता है, भाई बहनों में विवाह। किंतु बहिर्विवाह के समूह का निर्धारण धर्म और क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से होता है। धर्म और समूह के निर्धारण के अनुसार ही होता है। उत्तर भारत के गांवों में एक गांव में पैदा हुई लड़की को पूरे गांव की लड़की समझा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या अगर उत्तर भारत की अगर आप सोचो तो उत्तर प्रदेश समझ लो, तो उत्तर ये समझने के ऊपर है और वैसे भी है, उधर भी कई क्षेत्र आ जाते हैं। तो गांव के लड़की को पूरे गांव की समझा जाता है और वह अपने गांव के किसी लड़के से विवाह नहीं कर सकती। गांव के सारे लड़के एक तरह से उसके भाई लगते हैं। इस प्रकार उत्तर भारत में गांव बहिर्विवाह इकाई के रूप ले लेते हैं अपने गांव से बाहर। परंतु दक्षिण भारत में स्थिति भिन्न है। दक्षिण भारत में ये होता है कि अपने ही चचेरे मौसेरे में या ममेरे फुफेरे में, या तो मुमेरे फुफेरे में शादी हो जाती है। मामा के लड़के में लड़की में ऐसी शादी हो जाती है। बुआ की लड़का ऐसे में हो जाती है दक्षिण की तरफ। वहाँ व्यक्ति की अपनी पीढ़ी में बहिर्विवाह इकाई परिभाषा में उस व्यक्ति के अपने भाई बहन और सगे और वर्गा, मतलब इसमें एक इसमें जितने भी चाचा मौसी के बच्चे या भाई बहन हैं इसमें विवाह हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें जब एक गांव के सभी भाई हो सकते हैं कि लड़की की उसी गांव के, तो क्या ये सब भी तो भाई लगेंगे। तो निषेध है, ये देखो भाई में विवाह करना निषेध है। उसके बाद है उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक समुदायों में प्रचलित अन्य दो प्रकार के बहिर्विवाह हैं। दो प्रचलित विवाह हैं दो, ये हैं गोत्र और पिंड से बाहर विवाह। गोत्र और पिंड से बाहर विवाह। अगर बहिर्विवाह की बात की जाए तो गोत्र और पिंड से बहिर्विवाह सीधा इस पर आएंगे। बहिर्गोत्र विवाह भारत में दृढ़ जातियों के संदर्भ में बहिर्गोत्र विवाह का अर्थ है कि एक ही पूर्वज, आमतौर पर ऋषि अथवा मुनि से चले वंश के वंशज में विवाह निषिद्ध है। अर्थात एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। गोत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर जाति में बहिर्विवाह श्रेणी बतलाने के लिए होता है। इसका एक प्रमुख प्रयोग विवाह संबंध को नियमित करना है। विवाह संबंध को एक नियमित करना है, एक नियमित बनाना है। एक ही गोत्र के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज समझे जाते हैं और इस नाते वे एक दूसरे भाई बहन हो जाते हैं और उनके लिए विवाह की अनुमति नहीं होती। एक ही गोत्र के सभी सदस्य के पूर्वज तो भाई बहन कहलाते हैं, इसलिए विवाह बहिर्विवाह किया जाता है इनमें। उत्तर भारत में हिंदू जातियों में 4 गोत्रीय नियम अथवा 4 गोत्रीय बहिर्विवाह का नियम प्रचलित है। इसमें 4 गोत्रीय नियम में अनुसार कोई भी व्यक्ति, पहली बात है अपने पिता के गोत्र, अपनी माता के गोत्र, अपनी दादी के गोत्र अथवा पिता के गोत्र के पिता की माता के गोत्र, अपनी नानी के गोत्र अथवा अपने माता पिता के गोत्र, मतलब अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं पुराने से अभी तक, उसमें विवाह नहीं कर सकता। उत्तर भारत में ऐसा है, विवाह नहीं कर सकता। और इस नियम का अर्थ हुआ कि उत्तर क्षेत्र के सभी जातियों में चचेरे मौसेरे
ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह नहीं हो सकता। जो मैंने पहले बताया था कि इनमें चचेरे मसौरे कोई भी हो, इसमें विवाह नहीं हो सकता। 4 गोत्रीय नियम को इसमें दर्शाया गया है। नीचे डायग्राम बना दी गई है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख लेना किस तरह इसमें दर्शाया गया है। आगे पढ़ते हैं। संप्रपीण जीवित सदस्यों तथा उनके पूर्वजों के बीच निषेध है विवाह। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। संपीर्ण बहिर्विवाह संबंधियों के विशिष्ट समूह में परस्पर विवाह निषेध दिखाता है। संपीर्ण का अर्थ है जीवित सदस्यों और उनके दिवंगत पूर्वजों के बीच संबंध। संपीर्ण का शब्दार्थिक अर्थ है उसी शरीर के अंश। वह लोग जो उसी दिवंगत पूर्वज को पिंड अथवा पके हुए चावल के गोले अर्पित करते हैं, मतलब जो उस परिवार से होते हैं जो मर चुके होते हैं उसी पिंड अर्पित करते हैं। हिंदुओं में नातेदारी समूह के संबंध में कोई समान परिभाषा नहीं मिलती, जिससे ये पता चल सके किन किन समूहों में विवाह नहीं हो सकता। कुछ लोग ये मानते हैं कि पिता पक्ष की 7 पीढ़ियों के सदस्यों और माता पक्ष की 5 पीढ़ियों के सदस्यों के बीच विवाह नहीं होना चाहिए। ये माना जाता है उत्तर की तरफ कि पिता की तरफ नहीं हो सकता 7 पीढ़ियों में विवाह, और माता की तरफ की 5 पीढ़ियों में नहीं हो सकता। कुछ अन्य लोगों ने पिता पक्ष की 5 पीढ़ियों तक, माता पक्ष की 3 वर्जित पीढ़ियों के सदस्यों के बीच विवाह निषेध किया है, जबकि दक्षिण भारत में ममेरे फुफेरे संतानों के विवाह अनुमति है। मतलब मैंने बताया था जैसे कि ममेरे मामा के फूफा जी के इन सब में विवाह की अनुमति होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पिता पक्ष की 5 पीढ़ियों और माता पक्ष की 3 पीढ़ियों में विवाह की अनुमति नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जा रही है। तो फिर भी वहाँ रीति रिवाज हों, वहाँ ये ममेरे फुफेरे भाई बहन की विवाह की अनुमति देता है। मतलब मेरे और मतलब मामा के और फूफा के भाई बहनों की भी विवाह की अनुमति देता है। हिंदुओं में पितावंश संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण बहिर्विवाह इकाई है, क्योंकि लड़की बाहर से आती है इसलिए बहिर्विवाह है, और इसमें पिता वंश चलता है। इसमें लड़की माता वंश में नहीं आती, पिता के घर में आता है, लड़का पिता के घर में लेकर आता है, इसलिए पिता वंश संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण बहिर्विवाह इकाई है। ये इस तथ्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि पिता पक्ष की 5 पीढ़ियों में विवाह का निषेध सर्वव्यापी रूप से पाया जाता है। ईसाइयों और मुसलमानों में प्रथम अथवा नाभिक परिवार बहिर्विवाह इकाई है। नाभिक परिवार तो होता है एकल परिवार, जिसमें माता पिता बच्चे शामिल होते हैं बस। केरल में उत्तर मालाबार के मोपला मुसलमान मातावंश इकाइयों में रहते हैं। केरल की बात की जा रही है, इसमें मुसलमान जो होते हैं मातावंश से संबंधित होते हैं और उसमें रहते हैं, और उनमें मातावंश बहिर्विवाह इकाई होता है, मतलब माता के वंश से चलता है। लड़का आता है उसकी लड़की के घर पे, उस लड़की के घर पे माता पिता के घर पे। वंशक्रम बहिर्विवाह जम्मू और कश्मीर के मुस्लिम गुजरों में भी है बहिर्विवाह नियम। दूसरी ओर नायरों में, जो कि मातावंश समूह के हैं, जो केरल के नायर हैं, नायरों में मातावंश समूह के हैं, लड़की अपनी माता के भाई से भी विवाह नहीं कर सकती, जबकि दक्षिण भारत में अनेक समूहों में इस संबंध को वीरता मिलती है। तय किए गए विवाह, अब इसमें बात की जा रही है तय किए गए विवाह। उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक प्रवृत्तियाँ। तो फर्स्ट पढ़ते हैं तय किए गए विवाह। भारत में अधिकांश विवाह माता पिता तथा बड़े बूढ़ों द्वारा सहमति से तय किए जाते हैं। इनमें से कुछ में लड़की की सहमति भी ली जाती है, जबकि उनका विवाह माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है। ये तय विवाह कहलाता है। ये विवाह स्वयं की पसंद से किया हुआ विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। मतलब जो स्वयं की पसंद से होता है वो प्रेम विवाह कहलाता है, तो सभी को पता है, उसको लिखा हुआ है इन्होंने कि विवाह से काफ़ी भिन्न है। कुछ उदाहरणों में जीवन साथी के चुनाव में प्रेम विवाह तथा माता पिता द्वारा तय किए जाना साथ साथ पाए जाते हैं। मतलब प्रेम विवाह भी होता है और माता पिता द्वारा चुन भी लिया जाता है कि हाँ मान जाते हैं। भारत में तय विवाहों के प्रचलन को निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में देखा जा सकता है।
अंतर्विवाह के नियमों का होना, जो कुछ समूहों में विवाह संबंध की सीमा निर्धारित करते हैं। पहला है बहिर्विवाह प्रथा के नियम, जो गोत्र में विवाह का निषेध करते हैं। इसमें बहिर्विवाह में गोत्र में विवाह को निषेध, अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। चचेरे मसोरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ विवाह के बारे में देश काल के अनुसार सकारात्मक, आदेशात्मक और निषेधात्मक और नकारात्मक नियम, ये सारे इसमें यही चीज़ बता रखी है कि किस में विवाह अलाउड है, किस में नहीं। वे रीति रिवाज जिनसे कुछ संबंधियों अथवा समूह के बीच विवाह की विशिष्ट वीरता का पता चलता है। ये सभी तत्व तय किए गए विवाहों को जीवन साथी चुनने का श्रेष्ठ तरीका बना देते हैं। यदि इन प्रतिबंधों और वरीयताओं को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाए तो जीवन साथी चुनने का अर्थ स्पष्ट युवाओं के निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में लड़के और लड़कियों के बीच मिलने जुलने पर लगे प्रतिबंध भी वे कारण हैं जो अपनी पसंद की विवाह की संभावना को रोक देते हैं। यद्यपि जीवन साथी चुनने में वर या वधू की थोड़ी बहुत भागीदारी समूहों में अलग रूप में मिलती है, फिर भी कुल मिलाकर माता पिता बड़े बूढ़ों द्वारा तय किए गए विवाह पति पत्नी के चयन का अधिक प्रचलित रूप है। अधिकांश ऊंची जातियों के हिंदुओं के लिए जन्म कुंडली के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जन्म से संबंधित तालिकाएं मिलाना वैवाहिक जीवन साथी के अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लड़के और लड़की की जन्म कुंडली मिलाने वाले ज्योतिष के अतिरिक्त आजकल जन्म कुंडलियां मिलाने के लिए कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है। मुसलमानों में माता पिता बड़े बूढ़ों या वली विवाह तय करते हैं। आधुनिक प्रवृत्तियाँ। अब ये प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न आ सकता है इस प्रकार कि अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह तथा तय किए गए विवाहों के नियम आजकल किस सीमा तक कार्य कर रहे हैं। देखो ऐसा प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। अंतर्जातीय विवाहों को आज कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये विवाह पहले से कहीं अधिक प्रचलित है। अपने अंतर्जातियाँ अपने से अलग जातियों में विवाह आजकल हो रहे हैं, परंतु फिर भी कुल विवाहों की संख्या में अंतर्जातीय विवाहों की संख्या बहुत कम है। पति पत्नी के चयन की पद्धति के संदर्भ में अंतर्जातीय विवाह आज भी लोकप्रिय है। कई जातीय संगठन अपनी ही जातियों और उपजातियों में विवाह सीमित रखने के विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं। विवाह मेलों का आयोजन किया जाता है ताकि अपनी उपजाति के अंदर ही पति पत्नी का चयन सुनिश्चित हो सके। हालांकि अधिकांश विवाह माता पिता बड़े बूढ़ों द्वारा तय किए जाते हैं, फिर भी पति पत्नी के चयन के तरीके में बहुत थोड़े परिवर्तन हुए हैं। आज हमें निम्नलिखित तरीके मिलते हैं। अगर आज की बात की जाए, लड़के अथवा लड़की की सहमति के बिना माता पिता बड़े बूढ़ों द्वारा विवाह तय किया जाना, अपनी पसंद से विवाह दूसरा बात है। तीसरी है माता पिता की सहमति लेकर अपनी पसंद से विवाह। बहुत अब भी ऐसा होता है, माता पिता की सहमति ले ली जाती है लेकिन पसंद अपनी होती है। उसके बाद है माता पिता की पसंद से विवाह, जो वर वधू दोनों की सहमति के साथ तय किए गए हों। माता पिता की पसंद से विवाह जिसमें केवल वर या केवल वधू की सहमति ली गई हो। बहुधा लड़कों से बातचीत करके उसकी सहमति ले ली जाती है ज़्यादातर मामलों में, परंतु माता पिता बड़े बूढ़ों लड़की से ये पूछना आवश्यक नहीं समझते कि उसे जीवन साथी पसंद है या नहीं। आजकल शहर के शिक्षित वर्गों में लड़के और लड़कियों की सहमति से तय विवाह काफ़ी प्रचलित तरीका है। लड़के और लड़की के लिए आजकल विवाह समाचार पत्रों में भी विज्ञापन देकर भी तय किए जाते हैं। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे विवाह की रस्में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है, आप भी कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे विवाह की रस्में। गुड बाय।